तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस और आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो चैप्टर है इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। सबसे पहला तो हो गया डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं कि डायमेंशन है क्या, अलग अलग क्वांटिटीज की हम डायमेंशंस को देखते हैं कि मतलब अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या निकल के आ रही है। फिर हमने देखा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है, मतलब नए नए फॉर्मूलों को डेवलप करने के लिए, नए नए डायमेंशनलेस नंबर्स को बनाने के लिए, ठीक है। और फिर हमने उन टेक्निक्स को पढ़ा जिनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मतलब अचीव कर सकते हैं। हमने स्टडी किया रेलिग मेथड, हमने स्टडी करी बकिंघम पाई मेथड या बकिंघम पाई थ्योरम। तो उसके साथ फिर हमने अपना जो सेक्शन 1 था डायमेंशनल एनालिसिस का वो समाप्त किया। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे सिमिलिट्यूड लॉज के बारे में और मॉडल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे सिमिलिट्यूड लॉज और मॉडल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्यों चाहिए होता है ये हमें एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। मतलब देखिए दो चीज़ें, यहां पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा है मॉडल एनालिसिस, ठीक है, मॉडल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि मतलब हम मॉडल्स एक्चुअल में बनाते क्यों हैं, और पहली बात तो ये कि मॉडल होता क्यों है, मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है बचपन में, मतलब जब हम थोड़े छोटे थे तब मेरी आंखों के सामने मतलब मैंने एक म्यूजियम को, साइंस म्यूजियम है, उसे बनते हुए देखा है, ठीक है। तो उसके बिल्कुल पास में एक पुराना म्यूजियम था और जो वेकेंट स्पेस थी वहां पर, कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पर एक कृष्णा म्यूजियम है, ठीक है। तो उसके बिल्कुल पास में खाली स्पेस थी, तो वहां पर उन्होंने एक साइंस म्यूजियम बनाया था, ठीक है। तो वो साइंस म्यूजियम मतलब हमारे सामने बना, मेरे सामने मैंने देखा है, एक खाली ग्राउंड था, ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी कैंटीन हुआ करती थी वहां पे। तो उन्होंने उस कैंटीन को वहां से हटाया और उस खाली ग्राउंड पर उन्होंने वो एक बिल्डिंग खड़ी करी जिसका नाम है पैनोरमा साइंस म्यूजियम, ठीक है। तो आई कैन क्लियरली रिमेंबर कि जब मैं म्यूजियम गया था तो मैंने वहां पर एक मॉडल देखा, एक गोल शेप में मॉडल देखा एक बिल्डिंग का, ठीक है। और हमें ये बताया गया कि ऐसी ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर, जो एक खाली स्पेस आपको नजर आ रही है, यहाँ पर बनेगी, ठीक है, एंड विच विल बी नोन एज साइंस म्यूजियम, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ हमें उस टाइम पे बताई गई, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और फिर वो बिल्डिंग फाइनली बन के तैयार हुई और वो देखने में ऑलमोस्ट वैसी ही लगती थी जैसा उस मॉडल में हमें दिखाया गया था। तो मे बी मतलब आपने ज़रूर, मे बी शायद आप कभी किसी एग्जीबिशन वगैरह में गए हों या किसी रियल एस्टेट का कोई, जैसे कोई नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो जब भी आप किसी ऐसे ऑफिस में जाते हो, रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऑफिस में जाते हो, तो आप देखते हो कि पूरे के पूरे सेक्टर का एक मतलब मॉडल वहां पर बना होता है। मतलब ये सड़कें होती हैं, उस पर गाड़ियां मतलब छोटी छोटी रखी होती हैं, उन्होंने छोटी छोटी बिल्डिंग्स उन्होंने दिखा रखी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब वो आपको दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ बन के तैयार हो रही है, तो यहाँ पर बंजर जमीन है पर बाद में फाइनली बन के ऐसी तैयार होगी ताकि आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन सके, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज मॉडल, ठीक है। एक्चुअल चीज को तैयार करने से पहले, ठीक है, आप उसका एक छोटे स्केल पर एक मॉडल तैयार करते हो कि हाँ भाई जो चीज हम बनाना चाहते हैं वो कुछ हद तक ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं कि वो छोटी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉडल आप तैयार करो उसका साइज एक्चुअल कंपोनेंट से बड़ा हो, ठीक है। खैर उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या चीज है कि मतलब जैसे आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, अभी तो बंजर जमीन पड़ी है सारे में पूरा, मतलब और आप वहां देख रहे हो कि यार मैं यहाँ नहीं रहने वाला, ठीक है। फिर वो लोग आपको कन्विंस करते हैं कि सर अभी चीज बननी शुरू हुई है या अभी बनेगी, ये चीज जब बन जाएगी तो ऐसी तैयार होगी, ठीक है ना। तो फिर आप उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो, वहां पर आपको मार्केट नजर आ रही है, चौड़ी सड़कें नजर आ रही हैं, पार्क नजर आ रहा है उस मॉडल के अंदर, ठीक है। तो फिर मतलब आप और आपकी जो फैमिली है वो डिसाइड करते हैं कि भी हमें एक ऐसी लोकेशन चाहिए जिसके पार्क साथ में हो, ठीक है, जिसके पार्क मतलब जो मकान के बिल्कुल सामने हो, ठीक है, मार्केट पास में हो और चौड़ी सड़क हो ताकि मतलब पार्किंग वगैरह में भी आने जाने में भी आसानी रहे। तो मतलब आपके लिए चीज़ों को समझना, डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ मॉडल। मतलब एक्चुअल प्रोटोटाइप के, एक्चुअल कंपोनेंट के बनने से पहले
आप उसका बड़े साइज का, बहुत रेयर होता है ऐसा, छोटे साइज का एक मॉडल बना के देखते हो, ठीक है। खैर ये तो मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब एक्चुअल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे एक बहुत बड़ा डैम बनना है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उस बड़े डैम के लिए जो टरबाइन बनेगी वो भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीइंग एन इंजीनियर आप चाहोगे कि ये जो एक्चुअल में जो टरबाइन हम बनाने वाले हैं, इसके एक्चुअल में बनने से पहले, किसी तरह से अगर हमें यह पता चल जाए कि ये टरबाइन किस तरह से बिहेव करने वाली है बनने के बाद, ठीक है। अभी टरबाइन बनी नहीं है, पर हम क्या जानना चाहते हैं कि ये टरबाइन किस तरह से बिहेव करने वाली है बनने के बाद। अगर ये चीज हमें पता चल जाए, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। मतलब हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो एक्चुअल मशीन है बनने के बाद ये किस तरह से बिहेव करेगी। तो उससे क्या होगा, हम देख सकते हैं कि जो हमारी नीड है वो पूरी हो रही है नहीं, या इसके डिजाइन को किसी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है कि हाँ इसके अंदर कोई ऐसी, मतलब हमने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दिया या कोई एक ऐसी खामी है जो बाद में हमें तंग करेगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब आपने टरबाइन एक्चुअल में बना दी है, उसके बाद आप अपनी गलतियों को रियलाइज करते हो, तो वो जो मिस्टेक है मतलब वो इकोनॉमिकली काफी कॉस्टली पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो इस वजह से हम बनाते हैं मॉडल्स, ठीक है। मतलब जो चीज आपको बड़ी बनानी है, ठीक है, आप उसका एक छोटा सा मॉडल पहले तैयार करते हो, आप उसे चला के देखते हो, ठीक है। फिर जब आप उस मॉडल से सेटिस्फाइड होते हो पूरी तरह से, उसके बाद ही आप एक्चुअल कंपोनेंट पास करते हो कि हाँ भाई हम ये डिजाइन हमारी तरफ से पास है, हमने इसे मंजूरी दे दी, आप इसे बनाओ। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया, दैट्स व्हाट इज, छोटे साइज का जो आपने ये बनाया, दैट्स व्हाट इज नोन एज मॉडल। और जो चीज एक्चुअल में बन के तैयार हो रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रोटोटाइप, ठीक है। मे बी आपने कभी किसी कार के बारे में सुना हो कि अभी इसका प्रोटोटाइप टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी इसका प्रोटोटाइप टेस्ट हो रहा है, मतलब प्रोटोटाइप टेस्ट होने का क्या मतलब है कि हमने मतलब एक्चुअल कार जो है वो हमने बना ली है, उसका पहला पीस हमने बना लिया है, ठीक है। और अब हम उस पहले पीस को टेस्ट करके देख रहे हैं कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं। एक बार जब वो गाड़ी हमने, एक्चुअल कार हमने अब बना ली है, वो गाड़ी ऐसी दिखेगी, ठीक है। अगर पास हो गई तो वो गाड़ी ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। तो हम उसे चला के देख रहे हैं, एक बार फाइनल जब हो जाएगा फिर हम उसकी मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है ना। समझ आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि मॉडल क्या होता है, मतलब जो एक्चुअल चीज हमें बनानी है उसका स्केल्ड वर्जन, ठीक है, स्केल्ड वर्जन, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ मॉडल, ठीक है। मे भी शायद आप में से कुछ लोग हॉट व्हील्स के फैन होंगे भी शायद, ठीक है, आपने हॉट व्हील्स खरीदी भी हो, तो हॉट व्हील्स के डब्बों के ऊपर कई बार कुछ केसेस में लिखा भी होता है 1:18 स्केल्ड मॉडल या 1:64 स्केल्ड मॉडल, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या चीज है, वो जो कंपनी है वो ये कहने की कोशिश करी कि जो मॉडल हमने तैयार किया है, ठीक है, ये पूरी गाड़ी की एक कॉपी हमने बनाई है, देखने में ओरिजिनल कार जैसी ही लगती है 1:64 स्केल पर। मतलब सपोज कीजिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए, अगर किसी कार की लेंथ, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, अगर किसी कार की लेंथ अगर 64 इंचेस है, ठीक है, मीटर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इंचेस बोल देते हैं, ठीक है, इंचेस है, ठीक है, 64 इंचेस, तो जो एक्चुअल कार होगी दैट विल बी, जो मॉडल हमने तैयार किया दैट विल बी 1 इंच, ठीक है। तो सारी की सारी जो डायमेंशंस हैं, जितनी भी डायमेंशंस है कार की, वो 1:64 की रेशियो में हमने स्केल डाउन कर दिया, ठीक है। मतलब मेरे को बड़ी अच्छी लगती है हॉट व्हील्स, ठीक है ना, तो और बहुत सारे लोगों को लगती होगी, ठीक है। सो ये जो लिखा होता है 1:18 साइज मॉडल या 1:64 साइज मॉडल, आपको पता चल गया कि जितनी भी एक्चुअल डायमेंशंस है हमने उससे एक ही रेशियो में, वो रेशियो क्या है 1:64, इस रेशियो में हमने उसे छोटा कर दिया। ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ मॉडल, ठीक है। जरूरी नहीं कि मॉडल हमेशा छोटा ही हो। अब सपोज कीजिए अगर हम कोई वॉच बना रहे हैं, वॉच, घड़ी बना रहे हैं, अब घड़ी का मैकेनिज्म आप जानते हो बहुत छोटे साइज का होता है, तो एक्चुअल वॉच बनाने से पहले अगर आप उसका मॉडल तैयार करते हैं स्टडी करने के लिए कि मशीनरी इस तरह से काम करेगी, तो आप उसका मॉडल बड़े साइज का बना सकते हो, दैट विल बी इजियर टू मेक, ठीक है। वॉच जो है वो पूरी वॉच मतलब इतने साइज की है जो आपने हाथ में पहन रखी है, ठीक है ना। तो अगर आप उसका मॉडल बनाओगे तो उसका मॉडल छोटा नहीं बनेगा, उसका मॉडल एक्चुअल में आप बड़ा चाहो तो बना सकते हो, बड़े साइज का,
ताकि वो बनाने में और समझने में आसान रहे। तो ज़रूरी नहीं कि मॉडल हमेशा छोटा ही होता है, मॉडल बड़ा भी हो सकता है, पर ऐसा थोड़ा कम ही होता है। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो अब आपको मॉडल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब मॉडल क्या है, प्रोटोटाइप क्या है और उसके एनालिसिस की क्या अहमियत है, मतलब ये अब आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज़ है कि आपने एक छोटा या बड़ा व्हाटएवर आपने मॉडल आपने तैयार कर लिया, ठीक है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो। तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व कैसे करते हैं और उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या रोल है, ठीक है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपको उससे रिजल्ट्स मिले, तो जैसे हमने बोला कि मतलब डायमेंशनल एनालिसिस ये बताता है कि ये जो चीज़ है ये इस चीज़ पे इस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक है y और एक है x, ठीक है। तो y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं, और जो x है मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो चीज़ों को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अब इनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब लिटरली बच्चों का खेल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक ग्राफ बनाओगे। यहां पर आपने y लिखा है और यहां पर आपने x लिखा है, ठीक है। आप x की वैल्यूज को चेंज कर रहे हो, x की वैल्यूज को आप चेंज कर रहे हो और y का रिजल्ट आपको मिल रहा है। x की वैल्यूज को आप चेंज करो, y का रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपने ये जो ग्राफ है ये आपने प्लॉट कर दिया, ये ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज से आप क्लियरली मतलब आपको पता चल जाएगा कि मतलब जो y है वो x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर सपोज कीजिए कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ये ऐसे कर्व आ रहा है, तो मे भी शायद पैराबोलिकली वेरी कर रहा हूं, मतलब वो हम इस ग्राफ से हम ऑब्जर्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मतलब क्या चीज है कि एक ही हमारे पास वेरिएबल है जो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली आप एक ग्राफ ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि प्रॉब्लम के अंदर 2 वेरिएबल्स नहीं, इस बार 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वी हैव y, वी हैव x1 एंड वी हैव x2, ठीक है। तो अब पूरी प्रॉब्लम के अंदर 3 वेरिएबल आ गए हैं। जो प्रॉब्लम है मतलब उसके अंदर जो y है वो x1 और x2 दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर सिचुएशन एक स्टेप और आगे चली जाती है, एक स्टेप और आगे चली जाती है। अब यहां पर अगर आप चीजों को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इस्तेमाल हेल्प लेनी पड़ेगी। एक कर्व से काम नहीं चलेगा, यू नीड फैमिली ऑफ कर्व्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया है, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, आप y और x1 के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो और आपने x2 की वैल्यू को कांस्टेंट रखा है, x2 इज इक्वल टू a, x2 की वैल्यू को आपने कांस्टेंट रखा है एंड इट इज a, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ मिल रहा है। फिर आपने x2 की वैल्यू चेंज करके b कर दी, ठीक है। x2 की वैल्यू, x2 क्या है, इस पूरे कर्व पे x2 कांस्टेंट रखा गया और उसकी वैल्यू है a, ठीक है। फिर आपने क्या किया, x2 की वैल्यू आपने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये आ गया x2 इज इक्वल टू b, ठीक है। जब x2 की वैल्यू b रखी तो आपको ये कर्व मिल रहा है, ठीक है। फिर आपने x2 की वैल्यू को आपने c रख दिया तो आपको ये कर्व मिल रहा है x2 इज इक्वल टू c, इस तरह से। समझ आ रहा है? तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो y का डिपेंडेंस, y किस तरह से डिपेंड कर रहा है x1 पर और x2 पर, क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। कि y से आपको नजर आ रहा है कि जैसे से x1 इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y किस तरह से वेरी कर रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है। और जैसे से x2 की वैल्यू चेंज होती है, a है, दिस इज b, दिस इज c, ठीक है। तो ये, या फिर सपोज कीजिए मैं वैल्यूज ही डाल देता हूं, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। सपोज कीजिए x2 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 10 और x2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब आप क्या इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो, तो 2 कंक्लूजन्स क्या निकलेंगे, जैसे जैसे आप x1 को बढ़ाओगे y इंक्रीज करेगा, ठीक है। और y x2 के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, जैसे जैसे x2 इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, ठीक है। कैसे, मैंने x1 की वैल्यू फिक्स कर दी, x1 की यहां पर कुछ वैल्यू x1 इज इक्वल टू सपोज करो 50 है, मैंने फिक्स कर दिया।
x1 को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, x1 कांस्टेंट है इस वर्टिकल लाइन पर, x2 चेंज हो रहा है, जब x2 5 है तो y की वैल्यू ये है, जब 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगी, जब 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगी। तो जैसे जैसे x2 इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे x2 बढ़ रहा है, y की वैल्यू क्या है, नीचे जा रही है, डिक्रीज कर रही है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम ग्राफ्स की मदद लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और उसकी मदद से हम रिजल्ट्स निकालते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये यहां पर सिचुएशन तब है जब आपके पास प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल्स है, 3 y, x1 और x2। प्रॉब्लम के अंदर 3 वेरिएबल्स है। सपोज कीजिए अगर प्रॉब्लम के अंदर 4 वेरिएबल्स आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो प्रॉब्लम के अंदर y है जो x1, x2 और x3 इन तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में हम प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? एंड इट्स रियली वेरी सिंपल। कैसे? आप यहां पर x देखो, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है y के बीच में, x1 के बीच में और x2 के बीच में। ये ग्राफ आप दोबारा ड्रॉ करोगे फॉर x3 इज इक्वल टू सपोज कीजिए a, ठीक है, x3 की कुछ वैल्यू आप फिक्स करोगे और आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर आप ये ग्राफ दोबारा ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ दिस ग्राफ अगेन, ठीक है। आप इस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये इस तरह से आप इस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करोगे एंड दिस इज x2 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहां पर आ गया y, यहां पर आ गया x1, x3 इज इक्वल टू b, ये चीज, ठीक है। तो अब क्या है, x1 बढ़ रहा है तो चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं, ठीक है, x2 बढ़ रहा है तो चीजें कैसे बिहेव कर रही हैं, और जब x3 बढ़ेगा, x3 चेंज करेगा, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए यहां पर इसकी वैल्यू है 100 और यहां पर इसकी वैल्यू सपोज कीजिए 150, x3 की वैल्यू सपोज कीजिए 150। तो आप देख रहे हो कि कर्व पहले इस तरह से कर्व में थी और उसका जो कर्वेचर है वो धीरे धीरे मतलब जैसे कम हो रहा है, नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सपोज कीजिए अगर x3 की वैल्यू और इंक्रीज करती है, सपोज कीजिए और इंक्रीज करते हो, सपोज कीजिए जो कर्व है उसकी शेप ऐसी हो गई है, ठीक है, x2 इज इक्वल टू 5, 10, 15, यहां पर है x1 ये बढ़ रहा है और यहां पर है y, ये चीज समझ आ रहे हैं। ये है मैंने ड्रॉ किया है फॉर x3 इज इक्वल टू 200, ये चीज आपको समझ आ रही है, ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर कर्व ऐसी थी, फिर जैसे से x3 इंक्रीज कर रहा है ये कर्व स्ट्रेट हो गई और फिर ये इस तरह से कर्व हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहले क्या था, आपको सिर्फ एक कर्व चाहिए थी, फिर जब 3 वेरिएबल्स हो गए यू नीडेड अ फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, और अब जब 4 हो गए तो आपको बहुत सारे ग्राफ्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस इस सारे सिनेरियो में हमारी कहां मदद करता है, ठीक है भाई। अब तुम्हें यहां तक ये तो समझ आ गया कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। जितने ग्राफ ड्रॉ करते हुए जितने ज्यादा हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होने वाली, ठीक है। तो यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस हमारी किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से, क्या यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बकिंघम पाई थ्योरम। क्या इस्तेमाल करते हैं? बकिंघम पाई थ्योरम, ठीक है। सपोज कीजिए आपकी पूरी प्रॉब्लम के अंदर, सपोज कीजिए मतलब देयर आर 7 क्वांटिटीज और यू कैन से 7 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमारे पास पूरी प्रॉब्लम के अंदर जो है 7 वेरिएबल्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, ठीक है। 7 मतलब वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, पूरी प्रॉब्लम के अंदर। मतलब टोटल 7 वेरिएबल्स हैं जो इन्वॉल्व है, मतलब एक लेंथ हो गया, एक हाइट हो गया, एक डायमीटर हो गया, एक विस्कोसिटी हो गई, एक डेंसिटी हो गई, एक कुछ और हो गया, एक कुछ और हो गया, ठीक है। सो इन टोटल देयर आर टोटल 7 वेरिएबल्स, ठीक है। और सपोज कीजिए ये हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि 7 वेरिएबल्स हैं तो कितने ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और एनालिसिस कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। 7 वेरिएबल्स को अगर आप एनालाइज करने लगे एक्सपेरिमेंटली तो चीजें कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है। मतलब अब तक में भी शायद आपको कुछ एस्टिमेट लग गया होगा, पर यहां पर जब आप बकिंघम पाई थ्योरम लगाते हो, सपोज कीजिए कि इनके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT। इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर लेंथ भी इस्तेमाल हो रहा है, मास भी और टाइम भी। तो अगर आप बकिंघम पाई थ्योरम लगाओगे उसके हिसाब से द सेम प्रॉब्लम
इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n-m पाई टर्म्स। ठीक है, ये जो सेम प्रॉब्लम है जिसके अंदर 7 वेरिएबल्स हैं, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो n-m पाई टर्म्स में डायमेंशनलेस नंबर्स की मदद से। तो 7 - 3 यानी कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम जो है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जस्ट 4 पाई टर्म्स। ठीक है, तो मतलब 7 वेरिएबल्स थे हमारे पास जो मुझे प्लॉट करने थे, और मैं सोच भी नहीं सकता कि वो हम कैसे प्लॉट करने वाले। ठीक है, तो हमने 7 से जो नंबर घटाकर हम 4 पे लिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम। समझ आ गए? ठीक है, अब 4 वेरिएबल्स, अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर 4 पैरामीटर्स हैं आपके पास, 4 वेरिएबल्स हैं या 4 डायमेंशनलेस नंबर्स हैं, उन्हें किस तरह से एनालाइज करना है ये मैंने आपको अभी अभी बताया, एंड इट कैन बी डन मतलब कंपैरेटिवली इजीली। मतलब 7 वेरिएबल्स को एनालाइज करना उससे बहुत ज्यादा आसान है 4 वेरिएबल्स को एनालाइज करना। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो मतलब अब आपको क्लियरली पता चल गया कि डायमेंशन एनालिसिस को हम अगर प्रॉब्लम के अंदर लगाएं, किसी एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम के अंदर, तो किस तरह से हम उसका जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो मतलब ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मॉडल एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी भी एक ऐसी टर्म है जो हमने बात नहीं करी, मतलब चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। मॉडल एनालिसिस हमने उसके बारे में भी कुछ बात की इंट्रोडक्शन में, पर अभी तक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी, दैट इज सिमिलिट्यूड लॉज। ठीक है, तो ये सिमिलिट्यूड लॉज बेसिकली क्या चीज है, ये मैं फ्रेंड्स में आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे टू सेट सभी लेक्चर्स मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मेरे मोबाइल ऐप पे, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।